वेलकम टू माय प्रोग्राम लर्निंग विद वसीम। वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। इस दुआ के साथ खुश रहें और इन्वेस्ट करते रहें वाइसली। आज का मेरा टॉपिक है डबल योर मनी। बज़ाहिर देखने में ये बड़ा मुश्किल और इम्पॉसिबल टॉपिक लगता है और हम इसमें सोचते हैं कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि हम अपनी रकम को डबल कर सकते हैं। लेकिन आप जब इस टॉपिक में मेरे साथ चलेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं और उसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं होती। बट अगेन, चूँकि हमारी इंटेंशन नहीं होती और इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग वर्क नहीं करते, तो दैट्स वाई ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहता। सो कम टू द पॉइंट। इनफैक्ट देयर आर 22 रूल्स जिसके तहत हम अपनी आमदनी को, अपनी मनी को डबल कर सकते हैं जो हमारे पास है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम मनी को डबल कैसे करेंगे? क्या हमारी जेब में वो पैसा मौजूद भी है जिसको हम डबल करना चाहते हैं? तो ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि होता ये है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती जिसको हम डबल कर सकें, और हम दूसरी सूरत में सिर्फ इस लक का इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारे पास कुछ पैसा आए तो फिर हम उसको डबल करें, फिर उसको हम किसी चीज़ में लगाएं। हमेशा याद रखें कि आपको ख़ुद कुछ करना होगा। आपको ये देखना होगा कि आप सबसे पहले अपना कैपिटल कैसे जनरेट कर सकते हैं, आपकी जेब में पैसा कैसे आ सकता है जिसको आप डबल करेंगे। इसमें मैं डिटेल में जाता हूँ। तो अगर आप देखते हैं तो दुनिया में जो 62% मिलीनियर हैं वो अपनी आमदनी में से सेविंग करते हैं, जो कि हम नहीं करते। होता ये है कि आपको मैं एक मिसाल के ज़रिए इसको ज़्यादा वाज़ेह करता हूँ। आप देखें, अगर आपकी आमदनी, सालाना आमदनी 24 लाख रुपए है और आपका ख़र्च जो है वो 28 लाख रुपए है, तो आप तो 4 लाख डेट में जा रहे हैं, आप सेविंग नहीं कर रहे। और जब आप सेविंग नहीं कर रहे तो आप कैसे किसी अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं? और जब आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप अपनी रकम को डबल भी नहीं कर सकते, और पैसा कभी आपके लिए नहीं कमाएगा, बल्कि इनफैक्ट हमेशा आप डेट के नीचे उसका इंटरेस्ट पे करते रहेंगे और हमेशा आप नीचे रहेंगे, पैसा नहीं ले सकेंगे। तो 62%, आप अगर मिलीनियर्स की बायोग्राफ़ी देखें या उनकी डिटेल देखें तो 62% जो है वो अपने जो भी उनकी इनकम है उसमें से अर्निंग करते हैं और उस सेविंग को वो बचाते हैं, उस सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को वो डबल करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ 16% ऐसे आप इन्वेस्टर कह सकते हैं जिनकी आमदनी ऐसी होती है कि जो बचाए बगैर भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो भी आपके मीन्स हैं, जो भी आपकी इनकम है, उसमें से आपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में करना है, ताकि आप अपनी एक सेविंग कर सकें, आप अपनी एक अमाउंट जमा कर सकें, एक्यूमुलेट कर सकें, जिसको आप फिर इन्वेस्ट कर सकें। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इसके लिए 5 ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिसको देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ है इसमें इनकम, दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है एक्सपेंसेस, तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है टैक्सेस, चौथी चीज़ इसमें आ जाती है इन्वेस्टमेंट, और पांचवी चीज़ आ जाती है आपकी आइडेंटिटी। लेट्स मूव ऑन वन बाय वन। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनकम के ऊपर। देखें, आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं या अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप उसमें से कुछ ना कुछ टाइम आपको बचता है। ऐसा नहीं होता कि आपकी अगर जॉब 8 घंटे की है तो 8 घंटे के बाद आपके पास काफ़ी सारा टाइम ऐसा मौजूद होता है जिसमें आप कुछ ना कुछ कर सकें। इसी तरह अगर आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो उस बिज़नेस के साथ, उस बिज़नेस में रहते हुए आप कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे आप बेहतर तरीके से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। होता क्या है नॉर्मली कि हम अगर जॉब में इन्वॉल्व होते हैं तो जैसे ही हम जॉब के अपने आवर्स पूरा करते हैं, हम नेटफ्लिक्स के सामने बैठ जाते हैं, हम मूवीज़ देखना शुरू कर देते हैं, हम डिफरेंट उसकी एंटरटेनमेंट में जाना शुरू कर देते हैं। देखें, एंटरटेनमेंट को में जाना कोई बुरी बात नहीं है। डेफिनेटली आदमी अपने लिए कमाता है तो उसको एंटरटेनमेंट में भी जाना है, उसको नेटफ्लिक्स भी देखनी है, उसको मूवीज़ भी देखनी है, उसको दूसरी भी जो चीज़ें हैं उसको एंजॉय करना है। बट अगेन, जब आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ऐसा रखते हैं जिसमें आप एंजॉय कर सकते हैं, लाइक मेरी मिसाल ये है कि अगर आप सैटरडे और संडे को
छुट्टी करते हैं या इवन सिर्फ संडे को छुट्टी करते हैं तो इट्स मोर देन एनफ। संडे वाले दिन आप ये सारे काम करें, संडे वाले दिन आप बिल्कुल किसी काम को हाथ भी ना लगाएं, आप ये सारी चीज़ें करें। मगर बाकी जो 6 दिन आपके पास हैं या बाकी जो 5 दिन आपके पास हैं, जब आप वर्क करके आते हैं तो वर्क करके आने के बाद आपके पास एक मौका होता है कि आप अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों पे काम कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ लर्निंग्स कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स देख के उससे अपनी लर्निंग स्किल्स बढ़ा सकते हैं, आप मुख्तलिफ़ चीज़ों की सेल्स कर सकते हैं जिससे आप किसी भी ऐसे बिज़नेस से आप रिलेटेड हों उसकी आप सेल्स कर सकते हैं, उसकी आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आई मीन देयर आर सो मैनी थिंग्स जिसके ऊपर जाके आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप अपनी इनकम बढ़ाते हैं तो आपकी इनकम के जो मीन्स होते हैं वो दुगने हो जाते हैं। यानी एक इनकम तो जो आपकी रेगुलर इनकम चल रही होती है और एक इनकम आपकी ऐसी जो नॉन कन्वेंशनल होती है और जो आप दूसरे ज़राए से हासिल कर रहे होते हैं। तो उसमें आपके पास फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी इनकम को जब बढ़ाते हैं तो आपके लिए एक अमाउंट आपको मिल जाती है जो आप सेव कर सकते हैं और वो अमाउंट ऐसी होती है जिसको आप इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं, जिसके ऊपर मैं आगे आता हूँ। दूसरी चीज़ आ जाती है एक्सपेंसेस। जिस तरह मैंने पहले बताया है कि आम तौर पे लोग अपने जो इनकम मीन्स हैं उससे ज़्यादा अपने लिविंग मीन्स को बढ़ा लेते हैं। होता ये है कि अगर आप 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं तो आप 1.5 लाख रुपए महीने का खर्च कर रहे होते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो कभी भी आप सेविंग नहीं कर सकेंगे, और जब आप सेविंग नहीं कर सकेंगे तो कभी भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे, और जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे तो फॉरगेट कि आप किसी भी अपनी रकम को डबल कर सकते हैं, आप भूल जाएंगे। इसलिए कि फिर पॉसिबल ही नहीं होगा, कभी भी आपकी पॉकेट में जमा नहीं होगी रकम। सो आपने अपने एक्सपेंस को हमेशा हमेशा कंट्रोल में रखना है। कोशिश करनी है कि अपने एक्सपेंस जो हैं उसको नीचे करें ताकि आपकी इनकम में से एक्सपेंस जब लेस हो जाएं तो आपके पास कुछ अच्छा बैलेंस बचे, कुछ अमाउंट बचे। वो मैटर करता है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आपने इनकम जनरेट कर ली, इनकम जनरेट करने के बाद अब अपने एक्सपेंस कैसे कंट्रोल करने हैं, तो इसका मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूँ। देखिए, सबसे सिंपल वे ये है कि हमेशा जब भी आप कोई एक्सपेंस करें तो उसको रीनेगोशिएट करें। अगर आप बिज़नेस में हैं, आपके मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, रीनेगोशिएट करें। अगर आप इवन अपने सेल फ़ोन यूज़ करते हैं, उसके चार्जेस में आप पैकेज देखते रहें। अगर कोई सस्ता पैकेज आता है, कोई थोड़ा कम वाला पैकेज आता है, आप रीनेगोशिएट करें, उस पैकेज को यूटिलाइज़ करें। अगर आप ड्राई क्लीनर के पास अपने कपड़े देते हैं, इवन उसको रीनेगोशिएट करें। आप टेलर को अपने कपड़े देते हैं, वहाँ रेट रीनेगोशिएट करें। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वहाँ रीनेगोशिएट करें। अच्छा, ये रीनेगोशिएट करने का एक कॉन्सेप्ट जो है, ये बज़ाहिर हमें बहुत मामूली लगता है और बहुत इसमें छोटी सी अमाउंट हमें इन्वॉल्व लगती है। हम कहते हैं कि यार ये छोटी सी अमाउंट कैसे हमारे लिए काम कर सकती है। लेकिन अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखें जिसमें मैंने आपको बताया था कि यू सेव योर पेनीज़ एंड पाउंड विल सेव यू। तो जब आप पेनीज़ बचाएंगे, रीनेगोशिएट करके पेनीज़ बचाएंगे, तो डेफिनेटली ये पाउंड्स बनेंगे और यही पाउंड्स फिर आप इन्वेस्ट कर सकेंगे और फिर यही इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न देगी। सो हमेशा याद रखें कि अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखें, उनको अपने जो मीन्स हैं, लिविंग मीन्स हैं, उससे बिलो रखें। उसमें आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। देखें, आजकल हमारे पास एक्सपेंसेस रिड्यूस करने की एक बहुत अच्छा तरीका जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी कंपनी फॉर्म करते हैं, आपने उस कंपनी के लिए वेबसाइट बनानी है, आप अपनी कोई बिज़नेस के लिए लोगो बनवाना है, आपने अपनी किसी चीज़ के लिए कोई लेटर हेड्स बनवाने हैं, कोई आर्टिकल लिखवाना है, कोई एडवर्टीज़मेंट करनी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं, और आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो बड़ा बड़ा सिंपल है कि आप सिंपली जाते हैं, किसी भी कंपनी को कंसल्टेंट हायर करते हैं, उसको पे करते हैं और वो आपको चार्ज कर लेता है। बट डेफिनेटली ये महंगा तरीका है। आप दूसरे तरीके पे जाएं, आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। फॉर इंस्टेंस, एक वेबसाइट है फाइवर, आप फाइवर पे जाएं, वहाँ आपको बेशुमार ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकेंगे। लाइक आप उसमें एक फाइवर में एक ऐड दे दें कि मुझे लोगो बनवाना है, तो आप देखेंगे कि उसमें 10,000 लोग आ जाएंगे जो आपको कहेंगे हम आपको लोगो बना के देते हैं और आप हमें तब पे कीजिएगा जब आप उससे सेटिस्फाइड हो जाएं। तो वही लोगो जो आप कंसल्टेंट से बनवाने जा रहे हैं, जिसका एक प्रॉपर ऑफिस है, जिसका एक प्रॉपर स्टाफ है, जिसने अपनी इलेक्ट्रिसिटी पे यूज़ करना है, जिसने अपने एडवर्टाइजमेंट पे यूज़ करना है, वो शायद आपको वो लोगो बना के दे रहा होगा 10,000 रुपये में। वही लोगो आप
₹500 में उससे बनवा लेंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट होगा, वो अपने घर पे बैठ के अपने कंप्यूटर पे बना के आपको ज़्यादा ऑप्शंस दे देगा। इसी तरह आप बिज़नेस करते हैं, आपने अपना कोई आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाना है, आपने अपनी कोई शॉप का कोई डिज़ाइन बनवाना है, उसकी कोई डेकोरेशन करनी है, आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, तो इन सारी चीज़ों में सबसे पहले आप फाइवर पे जाएं, उससे आप हेल्प लें। और ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, देयर आर सो मैनी वेबसाइट्स। आप थोड़ा सा आप सर्च करें वेबसाइट्स में और आप देखेंगे कि उसमें बेशुमार ऐसी जगहें मौजूद है जहाँ से आप ये सारी चीज़ों की लर्निंग ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें सस्ते रेट्स पे करवा सकते हैं, और इवन सम टाइम ये चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है किसी को लेने की। ऐसी साइट्स मौजूद हैं जो आपको बड़ी ईजी वे में ये छोटी छोटी चीज़ें करके दे देती है, और उसके वो कोई चार्ज भी नहीं करती। सो इस पे जाएँ ताकि आपके एक्सपेंसेस कम हो। तो आपने एक्सपेंसेस में दो चीज़ें हमेशा जहन में रखनी है। एक तो हमेशा रीनेगोशिएट करते रहें, ये रनिंग प्रोसेस है। आप मूव ऑन करते रहें, मूव ऑन करते रहें, हमेशा अपनी चीज़ों को रीनेगोशिएट करते रहें, रीनेगोशिएट करते रहें, ताकि बेहतर से बेहतर तरीके, बेहतर से बेहतर चार्जेस आप हासिल कर सकें। और दूसरा ये कि आप हमेशा टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, टेक्नोलॉजी पे जाएं, ताकि आप अपनी चीज़ों को कम से कम चार्जेस में हासिल कर सकें। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि टैक्सेस है। अब ये टैक्सेस एक ऐसी चीज़ है कि इसको हम आमतौर पे कंसीडर नहीं करते, लेकिन इसको कंसीडर करना चाहिए। देखें, आप जब एक इनकम जनरेट कर रहे होते हैं किसी भी सोर्स से, लाइक आप सैलरी पेड हैं फॉर इंस्टेंस, और आपको एक सैलरी मिल रही है, एक फ़िक्स सैलरी मिल रही है, और आपका टैक्स जो है वो डिडक्ट हो जाता है आपकी इनकम के ऊपर से, कंपनी उस पर डायरेक्ट डिडक्ट कर देती है। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप कुछ म्यूचुअल फंड्स ले लेते हैं तो उसमें आपको टैक्स रिबेट मिलता है? क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप कोई टैक्सेस पे करते हैं, टेलीफोन का बिल पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, तो इन सब के ऊपर आपके टैक्सेस के रिबेट होते हैं, और ये वो फंड होते हैं जो आपके एडजस्ट हो जाते हैं, तो ये आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको ज़रूर यूटिलाइज़ करें, ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो चीज़ें हैं उसमें इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करें। यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे एक्सक्यूज़ करता हूँ, क्योंकि आपकी वीडियो बनाने के लिए मैं इस वक्त कैपेडोशिया में एक रेस्टोरेंट में हूँ, और डेफिनेटली यहाँ आप डिफरेंट आवाज़ें भी सुन रहे होंगे और इसको भी एंजॉय कर रहे होंगे। इसको भी एंजॉय कीजिए, ताकि मेरा टॉपिक जो कि थोड़ा सा खुश्क है उसमें आप इन चीज़ों से भी एंजॉय कर सकें। सो ये इसका व्यू भी है, मैं आपको व्यू भी दिखा देता हूँ। ये एक होटल है और बड़ा खूबसूरत होटल है, विंटेज केव के नाम से होटल है, और इसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, उसके रेट भी बड़े कम है। अगेन मेरी वही वाली बात कि जब आप आते हैं, आप बड़े होटल्स करते हैं तो उसमें आप रेट नेगोशिएट नहीं कर सकते, लेकिन आप जब इस तरह के होटल करते हैं और उसमें आप एडवांस बुकिंग करते हैं तो आपको फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा मिलती हैं और आप रेट्स भी रीनेगोशिएट कर लेते हैं। तो सो कम ऑन द पॉइंट अगेन। अच्छा, ये चीज़ें आपने कर ली, आपने एक एडिशनल इनकम जनरेट कर ली, आपने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर लिया, आपने अपने टैक्सेस में जहाँ जहाँ रिबेट मिल सकते हैं वो ले लिए, तो डेफिनेटली अब आपके पास एक अमाउंट आ गई जिसको आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो देखें, इसका एक बड़ा सिंपल फार्मूला है। अगर आपने अपनी रकम को, जो आपकी एक सेविंग है या जो आपके पास एक अमाउंट आ गई है, उसको आपने डबल करना है 1 साल के अंदर, तो आपको 72% इंटरेस्ट चाहिए होगा अपनी अमाउंट पे। और इसी तरह अगर आपने 2 साल में उसको करना है तो आपको 36% इंटरेस्ट चाहिए होगा, और अगर आपने 3 साल में उसको करना है तो आपको 24% इंटरेस्ट चाहिए होगा। इसी तरह सोन अगर आप 6 साल पे जाते हैं तो आपको 12% चाहिए हो। तो ये अब आपकी चॉइस है कि आपने अपनी रकम को डबल कितने अरसे में करना है। सो अगर आप मिड में चलते हैं और आप 24% अगर उसको का एक पैरामीटर रखते हैं, तो दैट मीन्स कि आप तकरीबन 3 साल में अपनी रकम को डबल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम लॉजिकल फिगर शुरू में लेते हैं कि हम 24, क्योंकि 24% ऐसी अमाउंट है कि जो हम ईजीली कमा सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। 24 से 36%, अगर 36% पे हम चले जाते हैं तो डेफिनेटली 2 साल में हम अपनी रकम को डबल कर सकते हैं। सो यहाँ हम जा सकते हैं, और इसके लिए हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए, और डेफिनेटली इसके लिए हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन सी हमारे लिए जगहें हो सकती हैं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो उसमें मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। एक ऑप्शन तो ये आ जाता है कि हाई रिस्क और लो रिटर्न, दूसरा ऑप्शन आ जाता है लो रिटर्न और लो रिस्क, तीसरा ऑप्शन आ जाता है हाई रिटर्न और हाई रिस्क। तो ये थोड़ा सा आपने ख्याल करना है कि आपने वाइसली ऐसी जगह में इन्वेस्ट करना है जिसमें आपका मॉडरेट रिस्क हो
और रिटर्न हाई हो, ना कि ये कि हाई रिटर्न हाई रिस्क पे आप चले जाएं और रिटर्न भी लो हो, ऐसी जगह पे बिल्कुल ना जाएं। अच्छा, यहाँ ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को ये सोच के करना है कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें आपने इमोशंस को जगह नहीं देती। होता ये है कि जब हम स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में या किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि हम देखें कि ये चीज़ हमें पसंद है या नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं एक इंडस्ट्री की तरफ जाता हूँ, मुझे पता है कि आजकल आने वाले रिसेशन टाइम में हेल्थ केयर इंडस्ट्री बढ़ सकती है, लेकिन हेल्थ केयर तो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो क्या मैं ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दूं जो रिसेशन के पीरियड में बहुत लॉस करेगी? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कर दूं? डेफिनेटली मैं उसमें लॉस करूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये सोचना बड़ा ज़रूरी है कि मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट जो करूं उसमें मैं कंसल्टेंट से कंसल्ट करूं। देखें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डिफरेंट कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हैं, आपके स्टॉक ब्रोकर है, उनके एजेंट्स हैं, आप उनसे डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करके बताएं कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कौन सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, रिसेशन के हालात में क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, कैसे हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ़ हो सकती है, सेफ़ होने के साथ साथ कैसे उसको ग्रो कर सकती है। और ये अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, जो कि आप देखेंगे कि वॉरेन बफेट भी करता है, वो ये करता है कि इंस्टेड ऑफ अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दें। लाइक आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, और आप उस 5 लाख को डाइवर्सिफाई कर देते हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में। आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी कर दिया, आपने इंश्योरेंस सेक्टर में भी कर दिया, आपने उसको बैंकिंग सेक्टर में भी कर दिया, और आपने उसको हेल्थ केयर में भी कर दिया। तो एट द एंड अगर हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर रही होगी तो बाकी 2 सेक्टर बैठ जाएंगे, तो आपको कोई ख़ास रिटर्न नहीं मिल पाएगा। तो उससे बेहतर ये है कि आप एक चूज़ करें, इनिशियली आप एक इंडस्ट्री चूज़ करें, उस पर स्टडी करें, उस पर वर्क करें, उस पर कंसल्ट करें, और फिर अपना मेजर पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट उसमें डालें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्टडी ज़्यादा होगी, और उसके ऊपर जब आपकी स्टडी ज़्यादा होगी, आपकी रिसर्च ज़्यादा होगी, आपकी वर्किंग ज़्यादा होगी, तो चांसेस ज़्यादा होंगे कि उसमें आपको रिटर्न मिले। यहाँ मैं ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि आप हमेशा उस चीज़ में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें जिसके बारे में आपको पता ज़्यादा हो, ना कि उसकी आप उसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा हो। फॉर इंस्टेंस, मुझे अगर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानता, तो मुझे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अनलेस कि मैं उसके बारे में सारा कुछ जान जाऊँ। वरना क्या होगा कि मैं टेक्नोलॉजी की उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर दूंगा जो शायद टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत आगे नहीं जा सकें। सो हमेशा ये जहन में रखें और उस इंडस्ट्री या बिज़नेस में इन्वेस्ट करें जिसके बारे में आप खुद भी जानते हों, आपको उसके बारे में नो हाउ हो। फिर उस पर रिसर्च करें, फिर उससे कंसल्टेंट के साथ मशवरा करें। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या होगा कि आपके पास एक अच्छा एक फीडबैक आ जाएगा, एक अच्छा आपके पास डाटा मौजूद होगा जिसको आप कंसल्ट करके एनालाइज करके अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ़ भी कर सकेंगे और बेहतर से बेहतर उसमें रिटर्न भी ले सकेंगे। अब मैं आखिरी चीज़ पे आता हूँ, आइडेंटिटी। एक बहुत बड़ी चीज़ ये है आइडेंटिटी। नॉर्मली क्या होता है, आप मुझे एक बात बताएं, हम लोग आइडेंटिटी को आमतौर पे कंसीडर नहीं कर रहे होते, बट ये काउंट करती है। मिसाल के तौर पे, अगर आप समझते हैं कि आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना होने चाहिए और आपकी जॉब नहीं होती, तो क्या आप 20,000 रुपये की इनकम के ऊपर चले जाएंगे या 30,000 रुपये की इनकम के ऊपर चले जाएंगे? मोस्ट ऑफ द केसेस नो। आपका आंसर होगा नहीं, कि मैं ये काम क्यों करूं। ऐसा ना करें, इसलिए कि जब आप ये नहीं करेंगे तो आपकी इनकम तो बिल्कुल नील हो जाएगी, और जब आपकी इनकम नील हो जाएगी तो आप एक्सपेंस को मीट नहीं कर रहे होंगे बल्कि डेट्स में जा रहे होंगे। सो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार ज़रूर रखें, मगर उसके साथ साथ सम टाइम अगर आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़े तो कंप्रोमाइज़ भी करें। सो इसके साथ ही मैं आज के टॉपिक में आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो फिर मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप मज़ीद क्या क्या चीज़ें चाहते हैं, ताकि उसके ऊपर मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं और आपको मज़ीद गाइड कर सकूं। इसके साथ जो इन्वेस्टमेंट डबल दी मनी के हवाले से जो 22 रूल्स हैं वो भी मैं वक्तन फ़वक्तन आपके सामने लाता रहूँगा। इस तरह म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट के मुतालिक भी किस तरह आप मज़ीद बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, ये भी मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन लाता रहूँगा। तो प्लीज़ कीप स्टे विद मी और इन्वेस्ट वाइसली। थैंक यू।